प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वायबल एजुकेशन पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें से हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें से अंग्रेजी विषय हो। और ये टॉपिक साथ ही साथ आपके जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या अन्य जो क्लासेस होती है उनमें भी आपका टॉपिक पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है आपका नरेशन। इसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नरेशन क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, और किसी वक्ता के द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं ना, उसकी बात को हम कितने तरीक़ों से व्यक्ति के पास तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए बेटा, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस नरेशन के बारे में कि इस नरेशन शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मैं बता दूँ, नरेशन वर्ड का मतलब एक तो होता है आपका कथन, इसी का मतलब एक आपका होता है वर्णन। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि नरेशन शब्द आपका कैसे बना है। तो एक बेटा वर्ब होती नरेट, एक आपकी क्रिया होती नरेट जिसके मीन्स होता वर्णन करना, जिसके मीन्स आपका क्या होता है वर्णन करना। ठीक है ना। अब वर्णन करना क्या होता है यदि हम लोग इसके बारे में भी समझें तो वर्णन करने का मतलब होता है कि आप लोग जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, ठीक है ना, और उसी बात को जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचाते हैं ना, तो वही आपकी प्रक्रिया कहलाती है वर्णन करना। हमने सीखा कि जो नरेशन है ना, नरेशन मीन्स आपका कथन या वर्णन होता है। नरेशन आपका नरेट नामक क्रिया से बना होता है जिसके मीन्स होता है वर्णन करना। ठीक है ना। अब हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर दो बिंदुओं के बारे में और जानेंगे। पहला पॉइंट है आपका वक्ता। ठीक है, मतलब वक्ता क्या होता है। दूसरा कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द। हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकर। ठीक है। और यदि आप लोग इसके लिए वर्ड लिखो तो वर्ड्स स्पोकन बाय अ स्पीकर। ओके। तो आपको देखिए क्या याद रखना है। सबसे पहले केवल आप लोग ये समझिए, आपको ये रखना याद कि नरेशन मीन्स कथन या वर्णन होता है। नरेशन आपका नरेट नामक क्रिया से बना होता है। नरेट मीन्स आपका होता है वर्णन करना। वर्णन करने का मतलब होता है कि हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी को दूसरों के पास तक पहुंचा देना वर्णन करना कहलाता है। और उसके बाद में आपको ये समझना कि वक्ता क्या होता है और वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, वक्ता का मतलब होता बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है। जैसे कि यदि मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मैं फिर वहाँ पर वक्ता हो गया। यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो आप वहाँ पर वक्ता हो गए। ठीक। और कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द क्या होते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है ना, वही आपका वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द हो जाते हैं। मान लीजिए कि यदि मैं आपसे कुछ कहूँ तो मैं वहाँ पर वक्ता हो गया, और मैंने जो कुछ भी बोला है वो एक मेरे द्वारा या वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द हो जाएंगे। आप इसी बात को अपने ऊपर लेकर के समझिए कि यदि आप किसी बात को किसी दूसरे से बताएंगे तो आप वहाँ पर वक्ता हो जाएंगे, और आपने जो कुछ भी बताया होगा वो सब कुछ आपके द्वारा कहे गए शब्द यानी कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द हो जाएंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए कि जो वक्ता होता है ना,
और वक्ता के द्वारा जो भी आपके कहे गए शब्द होते हैं तो उन वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचाना है तो केवल हम लोग दो तरीक़ों से ही पहुंचा सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को यदि दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचाना है तो केवल हम लोग उसको जो क्या कर सकते हैं, दो तरीके से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से देखिए बेटा कौन कौन से होते हैं। एक तो तरीका होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को बिल्कुल ज्यों का त्यों कह देना, बिल्कुल ज्यों का त्यों कह देना। दूसरा तरीका होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना। ठीक है ना, अपने शब्दों में कहना कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को केवल दो तरीक़ों से दूसरे के पास तक पहुंचा सकते हैं, या तो बिल्कुल ज्यों का त्यों कह देना या तो हम लोग यहाँ पर अपने शब्दों में कह देना। कैसे? उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इसको यहाँ पर समझें, उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त से कुछ कहना है, ठीक है ना। ऐसे करके समझिए कि यदि मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ पर देखिए मैं वक्ता हो गया और मेरे द्वारा कहे गए शब्द हुए क्या कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। और जब आप मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को किसी दूसरे के पास तक बिल्कुल ज्यों का त्यों कह देंगे, ठीक है, तो ये आपको हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में यदि आप लोग कहेंगे तो ये आपको हो जाएगा दूसरा तरीका। यदि हम लोग थोड़ा जैसे देखिए दूसरा कोई एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि आपने अपनी बहन से कहा, ठीक है ना, आपने अपनी बहन से कहा कि मुझे अपनी किताबें दे दो, कि मुझको अपनी किताबें दे दो, ठीक है, तो आप वहाँ पर वक्ता हो गए और जो कुछ आपने कहा वो आपके द्वारा कहे गए शब्द हो जाएंगे। और यदि आपकी बहन ने आपसे कहा, बहन ने कहा कि मैं तुमको अपनी किताबें नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसे करके कि बहन ने कहा मैं तुमको अपनी किताबें नहीं दूंगी। मैं तुमको अपनी किताबें नहीं दूंगी। अब देखिए यहाँ पर कहने वाला कौन है? बहन। बहन के द्वारा कहे गए शब्द हैं क्या कि मैं तुमको अपनी किताबें नहीं दूंगी। और आप लोग ना इस बात को दो तरीक़ों से कह सकते हो, या तो जैसा बहन ने कहा है बिल्कुल ज्यों का त्यों किसी से जा कर के कह दो, या तो आप लोग इसी बात को अपने शब्दों में कह दो। तो देखो जब आप इन शब्दों को ज्यों का त्यों बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि बहन ने कहा है मैं तुमको अपनी किताबें नहीं दूंगी। लेकिन जब आप लोग इन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में बोलोगे तो कहेंगे कि बहन ने कहा कि वह मुझको अपनी किताबें नहीं देगी। बहन ने कहा कि वह मुझको अपनी किताबें नहीं देगी। ये आपका क्या हुआ? ये हुआ बहन के शब्दों को अपने शब्दों में कहना। आप इस चीज़ थोड़ा सा एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस समय मान लीजिए कोरोना का दौर चल रहा और आपकी मम्मी ने कहा कि मैं आज शाम को खाना नहीं बनाऊँगी, तो मम्मी यहाँ पर वक्ता हो गई। और मम्मी ने जो कहा कि मैं आज शाम को खाना नहीं बनाऊंगी, ये मम्मी के द्वारा कहे गए शब्द हो गए। अब इन शब्दों को यदि आप किसी दूसरे तक बताना चाहते हैं ना तो केवल आप लोग दो तरीक़ों से बता सकते हो। एक तो मम्मी के शब्दों को बिल्कुल ज्यों का त्यों कह दो कि मम्मी ने कहा मैं आज शाम को खाना नहीं बनाऊँगी, ठीक है ना। या तो आप लोग इन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में यदि कहना चाहोगे तो कहोगे ऐसा कि मम्मी ने कहा है कि वह आज शाम को खाना नहीं बनाएंगी। तो ये हो गया मम्मी के शब्दों को अपने शब्दों में कहना। तो केवल यहाँ पर आपको स्पेशली दो चीज़ें ही ध्यान में रखनी है कि जो भी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं ना उनको हम लोग दूसरों के पास तक केवल दो ही तरीक़ों से पहुँचा सकते हैं। या तो उनके शब्दों का ज्यों का त्यों कह दें, या तो उनके शब्दों को हम लोग अपने शब्दों में कह दें,
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और आगे हम लोग बात करें कि जब यहाँ पर मैंने दो शब्द और भी लिखे अभी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मैंने यहाँ पर दो शब्द और लिखे। बेटा देखिए, इसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कह देंगे कि डायरेक्ट स्पीच, और इसको बोल देंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ और आपका इनडायरेक्ट क्या हुआ। तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का मतलब आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम लोग किसी बात को इस तरीके से बोलें कि वहाँ पर ये फीलिंग आने लगे कि वहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति उपस्थित है प्रत्यक्ष रूप से, तो आपका हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। और जब कुछ किसी बात को इस तरीके से कहें कि वहाँ पर ऐसी फीलिंग आने लगे कि वहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो वो तुम्हारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यदि हम लोग इन्हीं दोनों शब्दों को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो आपका जो ज्यों का त्यों बोलने वाला होता है, तो इसमें ऐसा महसूस होगा कि कहने वाला व्यक्ति क्या है, उपस्थित है। ठीक है, जबकि जब हम लोग किसी वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में लिखेंगे या कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कहने वाला व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं है, मतलब कैसा है, अप्रत्यक्ष है। तो इससे देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम लोग दो तरीक़ों से कहते हैं, तो एक तो तरीका हो गया ज्यों का त्यों कहना, और जब हम लोग उसकी बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो ये ज्यों का त्यों कहना ही आपका जो है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ध्यान रखिएगा बेटा कि जब वक्ता के शब्दों को बिल्कुल ज्यों का त्यों कह देते हैं तो ज्यों का त्यों कहना ही यहाँ पर आपका क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और यदि हम लोग इसे यहाँ पर बात करेंगे ये अपने शब्दों में, तो जब वक्ता के शब्दों को हम लोग ना अपने शब्दों में कहते हैं तो अपने शब्दों में कहना ही यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो केवल आप लोगों को छोटी सी बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देंगे वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, और जब वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कह देंगे तो वो तुम्हारा वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि हम लोग देखो, यदि इसकी जैसे डिफिनेशन की बात करें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ही होता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं, लिख देते हैं, तो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहते या लिखते हैं तो वह आपका वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में लिखना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यहाँ पर आप लोग ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानें और आपके डायरेक्ट स्पीच के जो है कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसके हमेशा दो भाग होते हैं। देखो बेटा, जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट स्पीच के हमेशा दो भाग होते हैं। ठीक है ना, एक का नाम होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यह हम लोग इसी बोलते हैं स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, दूसरे का नाम होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि आपका कौन सा हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा हिस्सा आपका यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था, बहन ने कहा मैं तुमको अपनी किताबें नहीं दूंगी। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसके बारे पूरा समझने से पहले हम लोग इसका अंग्रेजी बना लेते हैं। ऐसा बनेगा, सिस्टर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल नॉट
गिव यू माई बुक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा आगे जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके सिंबल है ना, ये क्या होते हैं, फिर इनके बारे में जान लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे कि इसका नाम क्या होता है, कॉमा। क्या होता है बेटा, कॉमा। और कॉमा की आपकी हिंदी क्या होती है, तो कॉमा की हिंदी होती है अल्प विराम। समझ गए? अल्प विराम का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी बात को बोल रहे होते हैं ना, और बोलते समय हमको बहुत ही अल्प समय के लिए रुकना हो ना, तो वहाँ पर हम लोग जो कॉमा का यूज करते हैं। ठीक, और ये जो आपके दो चिन्ह बने इस तरीके से, ठीक है ना, तो इनका नाम आपका होता है इन्वर्टेड। और चूँकि ये जोड़े में आते हैं, पेयर में, ठीक है ना, इसलिए इसको हमेशा बहुवचन में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है, तो इनका दोनों का नाम आपका इन्वर्टेड कॉमाज, हमेशा कॉमाज ही आएगा, एस लगाएंगे, हमेशा प्लूरल में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर डबल पेयर होता है ना, इसलिए। और इसकी हिंदी होती है बेटा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो केवल आप लोगों को ये केवल ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कॉमा की हिंदी अल्पविराम और इन्वर्टेड कॉमाज की हिंदी आपका उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब आप लोग समझिए, यहाँ पर देखेंगे इस पूरे वाक्य के दो हिस्से हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जब भी आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा ना, तो इसके हमेशा दो पार्ट होंगे। एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें से देखिए वक्ता दिया गया होगा, और एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें से वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द दिए गए होंगे। ठीक, या ऐसे करके भी समझ लीजिए कि एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें से वक्ता दिया गया होगा, और वो पार्ट हमेशा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर दिया गया होगा। दूसरा हिस्सा ऐसा होगा जिसमें से वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द दिए गए होंगे, लेकिन वो हिस्सा आपका हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दिया गया होगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है कि एक हिस्सा आपका इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर, दूसरा हिस्सा आपका इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। या ऐसा एक हिस्सा जिसमें से आपका स्पीकर दिया गया है, दूसरा हिस्सा जिसमें से स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्द दिए गए हैं। ठीक, अब यदि हम लोग देखिए बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, तो आप लोग इसको इस तरीके से जानिए कि ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमाज, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर दिया गया है, ठीक है ना, इसका नाम आपका या तो रिपोर्टिंग वर्ब समझ लीजिए, या तो इसका नाम आपका रिपोर्टिंग स्पीच समझ लीजिए। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। अभी मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। और ये जो हिस्सा है ना, जो कि आपका इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, इसका नाम आपका रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको आगे चल कर के चीज़ें बार बार नहीं बतानी पड़ेंगी, और क्योंकि इनके बिना आप लोग सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में अंतर क्या होता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर जैसे लिखा रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब का मतलब होती है क्रिया, ठीक है ना, वर्ब का मतलब क्या होती है क्रिया। और यहाँ पर आपका जो सेड दिया गया ना, सेड, तो ये एक प्रकार की वर्ब होती है से, और से की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है सेड। ठीक है, तो से मीन्स होता कहना और सेड मीन्स कहा। तो ये सेड जो लिखा है तो से की एक तरीके की फॉर्म ही है। अब देखिए जब ये यहाँ पर आपकी वर्ब है, तो यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब केवल सेड से होता है, सेड या सेड टू से। और जब यहाँ पर बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जितना भी हिस्सा दिया गया है, तो पूरे हिस्से से होता है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब केवल सेड या सेड टू से होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब आपका इस इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर का जितना भी हिस्सा दिया गया होगा, तो आपका पूरे से होगा। ठीक, अब बाकी देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो वो जितना भी आपका इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दिया गया होता है, वो पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब यदि हम लोग यहाँ पर इसकी जैसे डिफिनेशन के बारे में समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, तो बिल्कुल सिंपल होता है कि डायरेक्ट स्पीच का वह हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट स्पीच का वह हिस्सा जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया जाए, आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। ठीक, इसके बारे में समझेंगे तो डायरेक्ट स्पीच का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दिया जाए, हमेशा आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए बेटा, जब हम लोग इसका यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे कि जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो इनडायरेक्ट बनाने में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके जो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है वो आपका पहले दिया गया है, और ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है ये यहाँ पर आपका पीछे दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपका ये रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से को पहले लिख दिया जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच के हिस्से को बाद में लिख दिया जाता है, ठीक। लेकिन जब भी हम लोग उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हमको हमेशा पहले रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से को लिखना है और बाद में हमेशा हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से को लिखना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा, बाद में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा, भले ही आपके ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा आगे क्यों न लिखा हुआ हो। देखिए बेटा, जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको 3 जगहों पर बदलना पड़ता है। एक तो सेड टू की जगह पर, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, तीसरा आपकी इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी परिवर्तन करना पड़ सकता है, ठीक। तो देखिए, केवल आपको 3 जगहों पर ही बदलना है। एक सेड टू पर, दूसरा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, और तीसरा आपका यहाँ पर ये इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी। और कहीं भी का मतलब आपका ये भी नहीं होता कि आपको कहीं भी बदलना पड़े, इसमें भी केवल आपको कुछ जगह ही ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पर चूँकि टेंस बदलना होता है तो हमको यहाँ पर वर्ब में ध्यान देना होगा। दूसरा, यहाँ पर आपको प्रोनाउन बदलने होते हैं तो आपको कुछ जगह पर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा, कुछ आपके शब्द होते हैं जो कि समय या तो आपके जो है दूरी के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जो समय तथा डिस्टेंस, ठीक है, इसके बारे में से बताते हैं, तो इन शब्दों को भी आपको थोड़ा सा बदलना पड़ता है, ठीक। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में केवल आपको 3 चीज़ें, एक टेंस बदलना है, दूसरा प्रोनाउन बदलना है, तीसरा आपका कुछ समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों को भी बदलना है, ठीक है। और अब इस वीडियो में केवल हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेंस परिवर्तन के बारे में, कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो ये आपका ये सेड टू को क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या करेंगे, और यहाँ पर हम लोग टेंस बदलने के लिए कहाँ पर हमको टेंस बदलना है, कैसे टेंस बदलना है और हमको क्यों टेंस बदलना है, इस बात पर हम लोग अगले वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक वीडियो को जो है शेयर करें।